लेकिन सबसे पहले हम उन सैटेलाइट तस्वीरों को आपके लिए आज डिकोड कर रहे हैं जो ईरान की उन न्यूक्लियर साइट से आई हैं जिन्हें अमेरिका ने नष्ट करने का दावा किया है। इनमें एक न्यूक्लियर साइट ईरान के फोर्दो में है, दूसरा नतांज में है और तीसरा इस्फहान में है। अगर आप हमले से पहले की और हमले के बाद की इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस तरह पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अमेरिका ने ये सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं कि जब उन्होंने ईरान के इन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया तो इन्हें कितना नुकसान पहुंचा है। और वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि अमेरिका ने हमला तो किया लेकिन हमारे न्यूक्लियर ठिकानों को कोई खास नुकसान इन हमलों में नहीं हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का यह दावा है कि अमेरिका के हमलों के बाद इस्फहान में भीषण नुकसान हुआ है, जबकि फोर्दो और नतांज के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर भी इन हमलों की वजह से अब बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों के बाद यहां न्यूक्लियर फॉलआउट नहीं हुआ है। न्यूक्लियर फॉलआउट का मतलब यह है कि विस्फोट के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन के जो बारीक कण हवा में मौजूद हो सकते थे वैसा कुछ नहीं हुआ। इस पर दुनिया के बहुत सारे लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि क्या जिन स्थानों पर अमेरिका ने हमला किया है वहां वाकई में कोई न्यूक्लियर साइट्स थे भी या नहीं, क्योंकि अगर ये होते तो फिर स्थिति कुछ और होती। सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि 22 साल पहले इराक के साथ भी अमेरिका ने ऐसा ही किया था। वर्ष 2003 में अमेरिका को यह शक था कि इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विकसित कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने इराक पर भी ऐसे ही हमले किए थे। लेकिन इन हमलों के बाद यह पता चला कि इराक में तो ऐसा कोई साइट था ही नहीं जहां इस तरह के हथियार विकसित हो रहे हों। और ईरान के मामले में भी अब बहुत सारे लोग यही आशंका जता रहे हैं। और एक दावा यह भी है कि हमले से पहले ही ईरान ने अपने फोर्दो न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम को ट्रकों में भरकर किसी दूसरी स्थान पर शिफ्ट कर दिया था और ईरान के पास अब भी एक क्षमता मौजूद है कि वो न्यूक्लियर हथियार विकसित कर सके। हालांकि अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ये हमले सफल रहे हैं और ईरान भविष्य में अब कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाएगा। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका के इस हमले का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें मिडनाइट का अर्थ है आधी रात और हैमर का मतलब है हथौड़े जैसी ताकत से किया गया हमला। इस हमले में कुल मिलाकर 125 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल हुआ। कुल मिलाकर 14 बॉम्ब ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर दागे गए। इन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब या GBU-57 बॉम्ब कहते हैं। यह दुनिया का इकलौता ऐसा बॉम्ब है जो किसी भी सतह को चीरते हुए 200 फीट की गहराई पर जा सकता है और वहां मौजूद किसी भी स्थान को नष्ट कर सकता है, किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। फोर्दो में जो न्यूक्लियर प्लांट था वो पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के अंदर 2 से 250 फीट नीचे था। आप कह सकते हैं कि पाताल में था। और जिस वक्त इन बॉम्ब्स को दागा जाता है तब ये GPS की मदद से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसके बाद 13,600 किलोग्राम के इस बॉम्ब पर स्टील की एक बहुत मोटी परत होती है जो जमीन, पहाड़, बड़ी से बड़ी चट्टान या कंक्रीट के बंकर को भी चीरकर इसके अंदर तक पहुंचने में मदद करती है। और जब ये बॉम्ब अंदर तक पहुंच जाता है अपने लक्ष्य तक, तब इसमें मौजूद लगभग 2500 किलोग्राम बारूद में विस्फोट होता है और वो स्थान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जिस बॉम्बर विमान से इस बॉम्ब को दागा जाता है उस विमान का नाम है B-2 स्पिरिट। इसका आकार बाकी के विमानों से काफ़ी अलग है। ये देखने में बाकी के विमानों से बिल्कुल अलग दिखता है और जब ये आसमान में उड़ता है तो एक चमगादड़ की तरह दिखाई देता है। ये एक स्टेल्थ विमान है जो दुश्मन के रेडार से बचने में कामयाब हो जाता है और इसका निर्माण 1980 के दशक में उस समय शुरू हुआ था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय अमेरिका एक ऐसा विमान बनाना चाहता था जो दुश्मन के रेडार से बचते हुए एक बार में ही सोवियत संघ तक पहुंच जाए और वहां न्यूक्लियर बॉम्ब्स को दाग सके। ऐसा विमान अमेरिका को चाहिए था और इसी सोच के साथ
अमेरिका ने इस विमान का निर्माण किया और शुरुआत में ऐसे 130 बॉम्बर विमान बनाए जाने थे, लेकिन वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद इस बॉम्बर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, सोवियत संघ टूट चुका था और फिर अमेरिका को लगा कि अब उसका कोई ऐसा दुश्मन बचा नहीं है जिस पर वो इस विमान का इस्तेमाल कर सके। और फिर अमेरिका ने इनकी संख्या को घटा दिया और उसके बाद सिर्फ 21 बॉम्बर ही अमेरिका ने विकसित किए। दूसरा कारण यह भी था कि यह बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा बॉम्बर विमान है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 18,000 करोड़ रुपए थी। आप सोच लीजिए, 18,000 करोड़ रुपए का ये एक विमान है। यह बॉम्बर एक बार में 9,656 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और अगर इसे रीफ्यूल किया जाए तो रीफ्यूलिंग के बाद यह 18,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी दुनिया के किसी भी छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी यह पहुंच सकता है। इसके अलावा यह विमान 18,000 किलोग्राम की मिसाइलें या बारूद या बॉम्ब के साथ उड़ान भरने में सक्षम है और यह क्षमता 27,200 किलोग्राम तक बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा बॉम्बर विमान 2 बंकर बस्टर बॉम्ब्स लेकर उड़ सकता है और इस हिसाब से अमेरिका के इस हमले में कुल 7 बॉम्बर्स, कुल मिलाकर 14 बॉम्ब्स के साथ ईरान की सीमा में दाखिल हुए और यह पूरा ऑपरेशन 37 घंटे तक चला। ये तस्वीरें जो इस समय आप देख रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर हैं जब ये बॉम्बर विमान अपना ये ऑपरेशन पूरा करके, यानी ईरान पर हमला करने के बाद जब ये वापस अमेरिका लौटा, ये उस समय की तस्वीर हैं। ये सफल वापसी की तस्वीर हैं। इस हमले में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। उसके जितने विमान गए वो सारे विमान हमला करने के बाद वापस सुरक्षित लौट आए और ये विमान की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही B-2 बॉम्बर विमान है जो ईरान पर हमला करने के बाद सुरक्षित वापस अमेरिका लौट आया 37 घंटे के इस ऑपरेशन के बाद। हालांकि यह 37 घंटे का ऑपरेशन भी इस बॉम्बर विमान का सबसे लंबा मिशन नहीं है। इससे पहले वर्ष 2001 में इन बॉम्बर विमानों ने अमेरिका से अफगानिस्तान तक लगातार उड़ान भरी थी और यह ऑपरेशन नॉन स्टॉप 44 घंटे तक चला था। यह बॉम्बर ना सिर्फ बहुत महंगा है बल्कि इसके रखरखाव पर भी बहुत पैसा खर्च होता है। इस एक बॉम्बर विमान की 1 घंटे की उड़ान पर 1,27,00,000 रुपए खर्च होते हैं 1 घंटे के लिए और इस हिसाब से 7 विमानों के लगातार 37 घंटे उड़ान भरने का सिर्फ खर्चा ही 330 करोड़ रुपए के आसपास रहा होगा। यह एक रफ एस्टिमेट हम आपके लिए लगा रहे हैं। ये बॉम्बर विमान अगले 15 वर्ष और इस्तेमाल होंगे और इसके बाद इन्हें किसी दूसरे बॉम्बर विमान से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसका नाम होगा B-21 रेडर, जो इनको रिप्लेस करेगा। इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और अमेरिका का रक्षा विभाग बहुत जल्द इस पूरे नुकसान के बारे में दुनिया को जानकारी देगा। इसके अलावा इस हमले के बाद व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि अब अमेरिका शांति चाहता है और ईरान को अब सरेंडर कर देना चाहिए। The president's posture and our military posture has not changed. The president was just simply raising a question that I think many people around the world are asking. If the Iranian regime refuses to give up their nuclear program or engage in talks, we just took out their nuclear program on Saturday night, as you all know. But if they refuse to engage in diplomacy moving forward, why shouldn't the Iranian people rise up against this brutal terrorist regime? That's a question the president raised last night. But as far as our military posture, it hasn't changed. तो आप देखिए, ये हमला करने के बाद अब अमेरिका शांति चाहता है। तो शांति बहुत महंगी चीज़ है। शांति आसानी से नहीं मिलती। शांति पाने के लिए पहले युद्ध लड़ना पड़ता है। शांति स्थापित करने के लिए पहले बड़े बड़े हमले करने होते हैं, बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है और फिर उस युद्ध को जीतना होता है। उसके बाद शांति स्थापित होती है। शांति स्थापित करने में कितने बड़े बड़े हथियार लगते हैं, कितने बड़े बड़े बॉम्ब लगते हैं, कितने बड़े बड़े विमान लगते हैं, कितनी बड़ी सेनाएं लगती हैं,
ये अभी आपने देखा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? शांति स्थापित करने के लिए। देखिए ये भी कितना बड़ा मजाक है। और अब अमेरिका ये सब करने के बाद कह रहा है कि अब वो चाहता है कि शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित करने के हथियार ये आपकी स्क्रीन पर हैं। आजकल इनसे शांति स्थापित की जाती है। अब आप देखिए, शांति स्थापित करने के लिए ये सब किया जाता है। आज बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि ईरान ने इस हमले को आखिर रोका क्यों नहीं, और क्या वो अमेरिका से डर गया था, या ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के विमान गए और बिना किसी नुकसान के, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्री मूवमेंट थी अमेरिका के इन विमानों की ईरान के एयर स्पेस पर, और वो जैसे चाहे जहां चाहे हमला करके वापस लौट आए। तो हो सकता है कि ईरान को यह डर रहा हो कि अगर उसने अमेरिका पर हमला वापस किया तो उसके खिलाफ यह युद्ध और भी गंभीर हो सकता है, और शायद यही सोचते हुए उसने अमेरिका के किसी भी विमान को अपने एयर स्पेस में रोका नहीं, और अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स पूरे 90 मिनट तक ईरान के एयर स्पेस में पूरी आज़ादी के साथ घूमते रहे और ये हमले करते रहे। रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि इसकी एक और वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिका ने जो बॉम्बर विमान ईरान में इस हमला करने के लिए भेजे वो स्टेल्थ विमान है, और वो भी दुनिया के बेहतरीन स्टेल्थ विमान। और ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो किसी भी रेडार की पकड़ में नहीं आते, इसलिए ये विमान रेडार की पकड़ में नहीं आते। हो सकता है ईरान को पता ही ना चला हो कि ये विमान कहां से आए और कहां चले गए। दूसरा, ईरान के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स को इजराइल पहले ही नष्ट कर चुका है, जिसके कारण हो सकता है कि ईरान चाहकर भी इस हमले को रोक नहीं पाया। और ये कहना कि ईरान डर गया या उसने किसी वजह से अमेरिका के हमलों को रोका नहीं, ये शायद ठीक नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के बाद ईरान क्या क्या कर सकता है। पहला तो वो ये कर सकता है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो 19 हवाई अड्डे और मिलिट्री बेस हैं उन्हें निशाना बना सकता है, उन पर हमला कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि अमेरिका इस बात को जानता है कि ईरान बहुत जल्द अमेरिका पर हमला कर सकता है। ईरान इस हमले का बदला बहुत जल्द अमेरिका से लेगा। अमेरिका के जो हवाई अड्डे और मिलिट्री बेस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर अमेरिका के 40 से 50 हजार सैनिक मौजूद हैं। हालांकि अमेरिका के हमले को 41 घंटे बीत चुके हैं और अब तक ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई, कोई जवाबी हमला अमेरिका पर नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना नहीं सकता। वर्ष 2020 में ईरान ने पश्चिमी इराक में अमेरिका के एक एयरबेस पर 12 मिसाइलें दागी थीं और यह हमला ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था। आपको याद होगा, इस ईरान के इस जनरल को अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक में मार डाला था। दूसरी बात यह भी है कि ईरान सीधे अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। ईरान की सीमा से अमेरिका की सीमा बहुत दूर है, लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है, और ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं जो अमेरिका की सीमा तक पहुंच सके। ईरान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है उसका नाम है खुर्रमशर, और इसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर, जबकि अमेरिका की सीमा ईरान से 12,000 किलोमीटर दूर है। इसलिए ईरान की कोई मिसाइल अमेरिका तक पहुंच नहीं सकती। ये युद्ध इसलिए भी बिल्कुल नया है कि अमेरिका और ईरान पड़ोसी देश नहीं है। आपने ज़्यादातर जो देखा होगा युद्ध में, अक्सर पड़ोसी देश एक दूसरे से युद्ध लड़ते हैं जिनकी सीमा एक साथ लगती है। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान को देख लीजिए, रशिया यूक्रेन को देख लीजिए, या आप गाज़ा और इजराइल को देख लीजिए। लेकिन ये एक ऐसा युद्ध हो रहा है इस समय जो अपनी अपनी सीमाओं से बहुत दूर है। ईरान की सीमा ना तो इजराइल से लगती है और ना ही अमेरिका से लगती है। तीसरी बात यह है कि ईरान फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का जो व्यापार करता है, यानी वहाँ से जो कच्चे तेल का व्यापार होता है पूरी दुनिया के लिए, अब ईरान इसे रोक सकता है, और ईरान ने ऐसा करने का फैसला कर लिया है। इस पर अंतिम फैसला खामेनेई की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अब लेना है, और अगर उसने अपनी सहमति दे दी तो ये ट्रेड रूट बंद हो जाएगा। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं, जहां से दुनिया के 20% कच्चे तेल का निर्यात होता है या व्यापार होता है, और दुनिया के बड़े बड़े जहाज कच्चा तेल लेकर
इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। भारत भी अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 36% आयात और कुल नेचुरल गैस का 50% आयात ईरान के इसी रास्ते से करता है। यानी हमारा कच्चा तेल और हमारी प्राकृतिक गैस भी इसी रास्ते से आती है, और अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो भारत को भी नुकसान होगा और भारत में यानी आप लोगों के लिए भी महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल के महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे देश में इस्तेमाल होने वाला हर सामान, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो और कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसे लाने ले जाने की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो बढ़ जाएगी। हालांकि ईरान के लिए इस ट्रेड रूट को बंद करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान का सारा आयात भी इसी रूट से ही होता है, और दूसरा, अगर ईरान ने इस ट्रेड रूट को बंद कर दिया तो इससे उसके पड़ोसी देश भी नाराज हो जाएंगे और ईरान के दुश्मन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और चौथी बात यह है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है, और वो लेबनान में हिजबुल्ला, गाज़ा में हमास और यमन में हूतियों को और ज़्यादा खतरनाक हथियार दे सकता है, जिससे इजराइल को अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़े। ईरान के पास 3 बड़े संगठन ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे लोग आतंकवादी संगठन कहते हैं, और उन्हें आप 3H या HHH कह सकते हैं, जिसमें हिजबुल्ला भी है, हमास भी है और हूती है। हालांकि इन सारी स्थितियों में भी ईरान अमेरिका का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता। अब आप ये देखिए कि क्या